स्टार्ट करें। तो अभी कुछ महीने पहले पुडुचेरी में सी का कलर चेंज हो गया था। देखो सी का कलर इस तरह का ऑरेंज और रेड टाइप का हो गया था। तो हमें देखना होगा कि इसका क्या कारण है। तो सामान्यतः इसका कारण माना जाता है एल्गल ब्लूम को, शैवाल प्रस्फुटन को, या इसे कई बार रेड टाइड भी कह देते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसका एक मेजर कारण तो सबको पता है कि यूट्रोफिकेशन है, सुपोषण है, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ गई। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है। द हिंदू में ये पूरा आर्टिकल आया था, तो यहां पर उन्होंने लिखा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी एल्गल ब्लूम बढ़ रहा है। ओशन करंट्स का इसमें क्या रोल है, और साथ ही ये भी देखना होगा कि एयर पोल्यूशन या वायुमंडल में जो CO2 की सांद्रता बढ़ रही है उसका भी एल्गल ब्लूम से क्या रिलेशन है। और फिर हम देखेंगे कि इस पूरे प्रोसेस का इंपैक्ट क्या है। अगर एल्गल ब्लूम हो रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट है, उसका आर्थिक प्रभाव क्या है, उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है। ये सारे के सारे हम जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट्स है, उनको भी देखेंगे और फिर उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये भी इसमें देखना है। तो इस पूरे टॉपिक को हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो कलर आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है, इसको मैंने पहले ही बताया, इसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन, या इसे रेड टाइड भी कह देते हैं। तो अभी बताऊंगा कि उसे क्यों कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये होता क्यों है। देखो इसका कारण है छोटे छोटे जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जल की सतह पर, सरफेस पर छोटे छोटे शैवाल हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे शैवाल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नील हरित शैवाल। और ये नील हरित शैवाल को प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है। किसकी कैटेगरी में होते हैं? प्लांट्स की कैटेगरी में। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, या यूं मैं कहूं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक भी कहते हैं, तो ये प्लांट की कैटेगरी में आए। तो जब जल में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये पूरी की पूरी सरफेस को ढक लेते हैं, और इनका रंग हरा हो सकता है, इनका रंग आपको येलो कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है। ये किसी भी कलर के इन 3-4 कलर्स में से एक होते हैं। तो जब ये पूरी सरफेस को ढक लेते हैं तो वो पूरा का पूरा जो एक्वेटिक सिस्टम है, या जो जलीय निकाय है, झील हो गया, समुद्री भाग हो गया, वो पूरा इस तरह से कलरफुल नजर आने लगता है। ठीक है, तो ये शैवालों की जो संख्या बढ़ रही है, देखो इसी को क्या बोला? एल्गल ब्लूम। इनकी संख्या बढ़ना, ब्लूम हो गया, और शैवाल प्रस्फुटन भी कह देते हैं। और इनका कलर रेड दिखता है, इसीलिए इसको रेड टाइड भी कहते हैं, कि रेड की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, या उसका कलर बहुत ज्यादा रेड हो गया तो इसे रेड टाइड भी कह देते हैं। ये तो बात हो गई कि इसका नाम क्यों पड़ा और ये किस वजह से हुआ। तो शैवालों की संख्या बढ़ने से इस तरह का हमें कलर दिखाई देता है, क्योंकि शैवालों का कलर ऐसा होता है। लेकिन ये शैवाल इतने बढ़ जाते हैं कि पूरी सतह को ढक लेते हैं। तो अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है। देखो इसका सबसे पहला कारण होता है सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। अब सुपोषण या यूट्रोफिकेशन क्या होता है? देखो जब किसी जलीय निकाय में, किसी झील में या सागरीय भाग में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। पोषक तत्व मीन्स आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह के। देखो हम अगर खेतों में कृषि करते हैं तब भी तो हम नाइट्रोजन का उर्वरक देते हैं, NPK। तो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए यही चाहिए, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? न्यूट्रिएंट्स कहा गया। लेकिन जब ये जल में बढ़ जाएंगे तो एक चीज बताओ, मैंने भी बताया था कि वो छोटे छोटे जो शैवाल हैं वो भी तो प्लांट हैं। तो जब ये इनकी मात्रा पानी में बढ़ जाएगी तो उन शैवालों की संख्या बढ़ने लगेगी, है ना। तो हम इसको एक डायग्राम से देखते हैं। देखो अगर मैं ये बना लूं कि ये कोई स्थलीय भाग है, ये आगे आपका जलीय भाग है, और इस जलीय भाग की सरफेस पर आपको छोटे छोटे क्या दिखाई देंगे? इस तरह के शैवाल दिखाई देंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहते हैं इन्हें? ब्लू ग्रीन एल्गी, या हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। और इन्हीं को कह दिया जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स या पादप प्लवक, ये छोटे छोटे जो है। ठीक है, अब होगा क्या? ये मान लो कि आपका क्या लैंड है, ये स्थलीय भाग है, तो यहां पर मान लो कोई शहर है। तो इस शहर से क्या होगा? जितना भी सीवेज है
जो आपने दिल्ली वगैरह में अपने देखते हैं कि नालों में से बह बह कर जा रहा है, तो वो जो सीवेज है वो क्या सारा का सारा कहां चला जाएगा? इस सागर में। सही है। इसी के पास मान लो कि तट के पास कोई खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, तो इस एग्रीकल्चर से में हम क्या करते हैं? उर्वरकों का यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं, फास्फोरस का यूज करते हैं। तो इस कृषि से भी क्या होगा? बहुत सारे पोषक तत्व क्या चले जाएंगे? पानी में चले जाएंगे। हाँ या ना? इसके अलावा आप यहीं पर पशुपालन भी करते हो, है ना? पशु पालन, तो वहां पर उनका गोबर हुआ, उनका मलमूत्र होगा, वो भी क्या करेगा? इसके अंदर बह के पहुंच जाएगा, है ना? तो तट के पास आपने क्या हुआ, ये शहरी क्षेत्र है, लोग यहां रहते हैं, तो इनका जो सीवेज है वो सारा पानी में जा रहा है, कृषि से उर्वरक निकल के यहां जा रहे हैं, पशुओं का मलमूत्र है वो भी इसी के अंदर बहकर जा रहा है। यहीं पर आपके उद्योग भी होंगे, इंडस्ट्री भी होगी, तो औद्योगिक क्षेत्र से भी बहुत सारे क्या होंगे? पॉल्यूटेंट होंगे जो यहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो यहां पर कोई उर्वरक उद्योग हो, यूरिया का प्लांट हो, तो उसका जो जितना भी वेस्ट होगा वो किस में आएगा? इसमें आएगा। उसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, हाँ या ना? तो जब ये सारे के सारे आपके मटेरियल इसमें पहुंचेंगे, तो यहां पर नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और सल्फर की अधिकता होने लगती है पानी में। इसे कहा जाता है यूट्रोफिकेशन या सुपोषणता। देखो, पोषक तत्व अधिक हो गए तो क्या कह देंगे? सुपोषण। डन है। अब जब ये पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ गई, तो ये जो छोटे छोटे हमने लगाए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ब्लू ग्रीन एल्गी या पादप प्लवक, अब ये इन पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगे और इनकी संख्या बढ़ने लगेगी। तो जब ये इनको अवशोषित करेंगे तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? जो पहले कम थी, अब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? पूरी सरफेस को ढक लेंगे। देखो, पूरी की पूरी सरफेस क्या हो गई है? इन पोषक तत्वों की अधिकता के कारण एल्गल ब्लूम हो गया, मतलब एल्गी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये पूरी सरफेस को ढक लेते हैं, एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं पूरी सरफेस को। तो अगर मैं इसका डायग्राम ये बनाऊं, अगर मान लो कि ये मान लो कोई लेक थी, झील थी, तो ये झील में क्या करेंगे? पूरी सरफेस को इस तरह से ढक देंगे। ये पूरा जल की जो सरफेस है वो ऐसे इनसे ढक जाएगी, ब्लॉक कर देंगे पूरी तरह से ये, और पानी रहेगा इसके। तो पानी की सरफेस पर ये क्या है? पूरी तरह से फैले हुए हैं। डन है। और इस कंडीशन को जब एल्गी की संख्या बढ़ गई तो इसे हम कह देते हैं एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुट। जब इनका कलर लाल कलर का होगा तो रेड टाइड कह देंगे, हाँ या ना? सही कह रहा हूं? तो पहला जो इसका कारण है एल्गल ब्लूम का, या जो पुडुचेरी के पास जो सी का कलर रेड हो गया था, उसका कारण क्या है? सुपोषण या यूट्रोफिकेशन, पोषक तत्वों की अधिकता होना। पुडुचेरी के से सारा का सारा सीवेज कहां आ रहा होगा? इसके अंदर औद्योगिक इकाइयों से, तब यहां आसपास के क्षेत्र में जो कृषि हो रही है वहां से उर्वरक यहां, तो इनकी वजह से पुडुचेरी के पास क्या हो गया? सी का रंग रेड हो गया था। वो ब्राउन भी हो सकता था, ग्रीन भी हो सकता था, येलो भी हो सकता था, सभी को क्या कहा जाता है? एल्गल ब्लूम। अब सुनना आगे, इसी को हार्मफुल एल्गल ब्लूम भी कहा जाता है, HAB। अगर इसके आगे मैं क्या लगा दूं? हार्मफुल। हार्मफुल मतलब हानिकारक। सभी एल्गल ब्लूम हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ शैवाल ऐसे होते हैं, जब शैवालों का प्रस्फुटन होता है, इनकी संख्या बढ़ती है, तो वो क्या करते हैं? कुछ विषैले पदार्थ स्रावित करते हैं, टॉक्सिक मटेरियल। क्या करते हैं वो? टॉक्सिक मटेरियल स्रावित करते हैं, जिसकी वजह से इसे कई बार हार्मफुल एल्गल ब्लूम भी कह देते हैं। डन है। तो पहला कारण मैंने आपको बता दिया कि इसका होगा सुपोषण। डन है। अब दूसरी बात करते हैं। ये सभी लोग, सभी को सामान्य रूप से पता है कि सुपोषण, अभी प्रभाव देखेंगे कि इसके आगे क्या होते हैं। पहले रीजन देखते हैं। तो पहला रीजन हो गया सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। डन है। लेकिन जो दूसरा रीजन इसका बताया जा रहा है कि तापमान में वृद्धि भी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सही है। हम एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो गई। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? इस ओशन की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जब ओशन की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी, अभी मैंने क्या लिखा था, इसका नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, तो इसकी संख्या बढ़ने लगती है। अब इसके कारण क्या है? देखो, ये समझना है
की कारण क्या? यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्गल ब्लूम का कारण है पहला तो सुपोषण, दूसरा दे देगा ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर, तीसरा दे देगा एयर पोल्यूशन या CO2 की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो समूह बनाने शुरू करेगा, युग्म, एक युग्म सही है, दो युग्म सही है। तो पहला तो सबको आ रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे की बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से भूमिका निभा रही है। तो देखो, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी के विकास के लिए जो टेम्परेचर ज्यादा है वो अनुकूल होता है। ये गर्म जल में इनका डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है, जो रिसर्च किया गया है उसमें देखा गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी अगर टेम्परेचर जल का ज्यादा है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो पहला कारण तो ये, लेकिन दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण इसका ये है कि जब जल गर्म होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन बढ़ जाता है, तो उसका घनत्व कम हो जाता है। तो गर्म जल जो होता है वो क्या करेगा, हमेशा मान लो कि ये आपका जलीय निकाय है, तो ऊपरी लेयर अगर गर्म हो गई तो इसके नीचे की लेयर ऊपर और ऊपर की लेयर नीचे ऐसे मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हल्का होने की वजह से हमेशा ऊपर रहेगा। और अगर मिक्सिंग नहीं होगी तो ये जल ऐसे खड़ा रहेगा, आया ना? जब खड़ा रहेगा तो इनकी ग्रोथ के लिए आपको कंडीशन क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, आया ना? क्योंकि मिक्स तो हो नहीं रहा, हिल ही नहीं रहा, तो यहां इनकी संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। नीचे तो ये जाएगा नहीं, आया ना? अगर ये मिक्सिंग होती, ऊपर वाले नीचे चले जाते, नीचे वाले, तो मिक्सिंग होने के लिए उनकी कंडीशन आइडियल नहीं मिलती है ना, मिक्सिंग होती रहती बार बार। सही है, तो इनकी क्या होती है, एक मोटी लेयर पूरी ऐसे डेवलप हो जाती है, किसमें, एक खड़े जल में। खड़ा जल रहेगा ना, हिल ही नहीं रहा, वो स्टेग्नेंट है। तो स्टेग्नेंट है तो उसमें इसकी ऐसी मात्रा इसकी बढ़ती जाएगी और इसकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, थिक और फास्टर ग्रोथ होती है। तीसरा देखना एक चीज और, ये जो हल्का जल है, मैंने भी बताया वार्म वाटर क्या होता है, हल्का होता है, और दूसरी इसकी सघनता कम हो जाती है, दूसरी इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम होने की वजह से इसकी जो गाढ़ापन है वो भी कम हो जाता है। अगर सामान्य भाषा में तो गाढ़ापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसमें आसानी से तैर पाते हैं। ये छोटे छोटे माइक्रो एल्गी तो हैं, छोटे छोटे हैं, तो ये तैरेंगे। और देखो दूसरा ये क्या है, प्लांट्स हैं, क्या है, तो इनको क्या चाहिए, सन रेज चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करेंगे, CO2 का यूज करेंगे, जल का यूज करेंगे और भोजन का निर्माण करेंगे, जैसे प्लांट करते हैं। तो इनका सरफेस के पास रहना जरूरी है, तभी तो ये जिंदा रहेंगे, सूर्य की रोशनी को प्राप्त करेंगे, आया ना? लेकिन अगर ये जल गाढ़ा होता तो ये क्या करते, तैर नहीं पा रहे, तैरना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये जब नीचे रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा। जब इनकी संख्या बढ़ने लगेगी, तो जब संख्या बढ़ने लगेगी तो इनकी सरफेस पर आने के लिए क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा। तो अगर जल विस्कस होगा, जल क्या थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होगा, तो ये सरफेस पर पास नहीं आ पाएंगे, तो इनकी संख्या कंट्रोल में रहेगी। डन है? तो उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो सुनना, पहला टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, वो इनके लिए अनुकूल होता है, तो उसमें इनकी ग्रोथ नॉर्मली ज्यादा होती है। दूसरा, इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से और ये ज्यादा गाढ़ा ना हो पाने की वजह से क्या होगा, ये तैर आसानी से पाते हैं और सरफेस के पास रहते हैं, जिसके फोटोसिंथेसिस आराम से होता रहता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये अपना भोजन आराम से बनाते हैं और तैरते रहते हैं। तीसरा, इसमें मिक्सिंग नहीं हो पाती, क्योंकि पूरा का पूरा ये गर्म जल है, तो गर्म जल हल्का होने की वजह से ऊपर रहता है, तो मिक्सिंग नहीं होगी तो पानी खड़ा रहेगा और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है ना। तो इन तीन वजह से क्या हो रहा है, इनकी एल्गल ब्लूम की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। समझ में आया? तो पहला रीजन था यूट्रोफिकेशन था, दूसरा रीजन हमने क्या देखा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। डन है? ये बात समझ में आई? अब तीसरा रीजन देखो इसका क्या है, कि मान लो ये हमारा वापस से वही बॉडी थी, और यहां पर आपके क्या है, ये एल्गल छोटे छोटे शैवाल हैं यहां पर। सही है? इनकी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए था, अभी देखो मैंने भी क्या बताया था कि ये क्या करेंगे, CO2 का यूज करेंगे और जल का यूज करेंगे और अपने भोजन का निर्माण करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर आप वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ाओगे, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जब होगा, फॉसिल फ्यूल जलेगा, कोयला जलेगा, आपके फसलों के अवशेष जलेंगे,
ठीक है, आपके जितने भी ये वाहन है ये चलेंगे, इनमें पेट्रोल डीजल जलेगा, तो एटमॉस्फेयर में CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी। अब एटमॉस्फेयर में जब CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो ये इसका उपयोग भी तो क्या करेंगे, ज्यादा कर पाएंगे, तो इनकी संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे CO2 की सांद्रता बढ़ेगी इनकी संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो एक फैक्टर जो है वो कौन सा रोल निभा रहा है, CO2 की सांद्रता। तो जो आप एयर पोल्यूशन कर रहे हैं या जीवाश्मीय ईंधन को हम जला रहे हैं उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो इनका संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। समझ में आया? तो तीन कारण हुए, पहला पोषक तत्वों की अधिकता जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, दूसरा हमने क्या बढ़ाया, ग्लोबल वार्मिंग, और तीसरा हमने क्या देख लिया कि एयर में CO2 की सांद्रता बढ़ना या एयर पोल्यूशन होने की वजह से भी क्या होता है, इसकी संख्या बढ़ती है और एल्गल ब्लूम होता है। डन है? सॉरी। चौथी कंडीशन देखो क्या होती है, कई कई बार जो जल धाराएं ओशन करंट होती है, सागर में आपने सुना होगा सागरीय धाराएं, जल क्या करता है, एक धारा के रूप में, एक नदी के रूप में बहने लगता है, उसे कहते हैं ओशन करंट, सिंपल लैंग्वेज में। तो अब मान लो कि ये आपका इधर पुडुचेरी था यहां, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर पहले तो देखो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून, तो धाराएं क्या करें, हवा भी ऐसे चलती है, विंड भी, और पानी भी क्या करेगा, इससे दूर जाएगा। धाराएं साउथ से नॉर्थ की ओर आ रही थी, सही है। लेकिन ये कंडीशन हमने देखने को मिली कब, अक्टूबर में, जब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्या हो गया, उसका टाइम हुआ, तो ये विंड की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हुई, तो हुआ क्या कि जल धाराएं ऐसे बहने लगी। तो जो इसके ये जो आपका पुडुचेरी था, इसके नॉर्थ से पानी यहां आने लगा, और वहां पर पोल्यूटेड वाटर था, सीवेज वगैरह, उसकी मात्रा उस पानी में क्या थी, ज्यादा थी, तो वो क्या हो गया, पुडुचेरी के पास आने लगा। समझ में आया कि डायरेक्शन साउथ की जगह कैसी हो गई, नॉर्थ से हो गई, और नॉर्थ से जब हुई तो वहां जो उत्तरी भाग में जो वेस्टेज वगैरह था वो सारा का सारा पुडुचेरी के पास आ गया। दूसरा देखो, एक और कारण भी इसमें हो सकता है, देखो ऐसे कि अगर मान लो इस तरह की विंड सिस्टम हो जाएगा यूं, तो सारा का सारा जो सरफेस का वाटर है, सागर का जो जल है, वो यहां पर इकट्ठा होने लगेगा, आया ना। जब यहां आएगा तो ये सारा गर्म जल होगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, प्लस इसकी वजह से यहां से जो अपशिष्ट वगैरह थे, जो सीवेज वगैरह था, वो सारा का सारा यहां पर इकट्ठा होने, डन है। तो यहां पर ओशियन करंट्स ने भी एक भूमिका निभा दी, जिससे पानी यहां पर आके स्थिर हो गया, यहां पर खड़ा हो गया, और पानी गर्म भी होगा, जब तट के बार बार क्या होगा, सारा ऊपर का पानी यहां आ जाएगा, तो यहां का जल गर्म हो जाएगा। डन है? ये बात सबको समझ में आई? तो देखो, एक तो इसने क्या किया, इन करंट ने गर्म जल इकट्ठा कर दिया, दूसरा ये नॉर्थ से जब पानी ऐसे आने लगा तो इसके साथ जितना भी क्या था, जो वेस्ट था, पोल्यूशन था, वो सारा का सारा पुडुचेरी के पास आने लगा, जिसकी वजह से आपको एल्गल ब्लूम क्या हो गया, पड़ गया। डन है? तो पुडुचेरी के संदर्भ में उन्होंने तीन कारण बताए थे। पहला कारण बताया, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ना। न्यूट्रिएंट्स कैसे बढ़े होंगे, एक तो सीवेज की वजह से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, कृषि से, पशुओं के मलमूत्र से, इन सब से बढ़ा। दूसरा कारण उन्होंने बताया टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ऐसा हो रहा है। तीसरा उन्होंने बताया कि ओशन करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। डन है? और चौथा कारण जो मैं बता रहा हूं, यह भी कारण इसमें मेंशन हो सकता है कि जैसे जैसे CO2 की सांद्रता बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, एल्गी की संख्या बढ़ेगी, जिससे एल्गल ब्लूम देखने को मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई? तो जो ट्रेडिशनल हम पढ़ते हैं उसके लिए हमें क्या होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड रहते हैं, कि हम यही देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी, या मात्रा बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो सुपोषण हो जाएगा। लेकिन अब हमें कुछ अलग फैक्टर्स को भी देखना होगा। तो यूपीएससी क्या करता है, एक दो फैक्टर अलग से डाल देता है और वहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डन है? अब आगे देखो इसके प्रभाव को। अब सबसे जरूरी क्या है, इसका प्रभाव देखना है। डन है? तो देखो प्रभाव में क्या होगा, अगर मैं इसी मैप में आपको दिखा दूं,
अगर यहां पर इन एल्गी की संख्या बढ़ जाएगी, शैवालों की संख्या बढ़ेगी, तो क्या होगा बताओ? इन शैवालों की संख्या बढ़ेगी। ये छोटे छोटे क्या है, पादप हैं, तो इनको छोटे छोटे क्या करेंगे, जंतु खाएंगे, जिन्हें बोलते हैं जू प्लैंक्टन। अगर मैं इन्हें बोलूं ये पादप प्लवक है, क्या है, पादप प्लवक, ये एक तरह से प्लांट्स हैं। इनको कौन खाएगा? जू प्लैंक्टन या जंतु प्लवक, छोटे छोटे होते हैं। इनको खाएंगी स्मॉल फिश, क्या खाएंगी? स्मॉल फिश। और इनको खाएंगी बड़ी मछलियां। और हो सकता है इनको कौन खाए? ह्यूमन खाए। हाँ या ना? और इधर देखना, अगर ये टॉक्सिक मटेरियल को जनरेट कर रही हैं, कुछ टॉक्सिन्स को जनरेट कर रही हैं, उनको स्रावित कर रही हैं, तो अब अगर पादप प्लवक में वो है तो वो किस में जाएगा? इनमें। इनसे किस में जाएगा? मछलियों में। और उससे बड़ी मछलियों में। और उनसे मानव में। तो हो सकता है कि क्या हो, ये मछलियां मरने लगे क्योंकि ये छोटी हैं, और मानव में कुछ अलग तरह के दुष्प्रभाव नजर आए, बीमार हो जाए। आया ना? तो इनके जो टॉक्सिन्स हैं उनका पूरी की पूरी फूड चेन पे इफेक्ट पड़ सकता है, किसी एक्वेटिक सिस्टम की। हो सकता है कि मछलियों की मृत्यु होने लगे, हो सकता है कि उसको खाने वाला मानव बीमार हो जाए। आया ना? और दूसरा, जब ये टॉक्सिन्स इसमें छोड़ेगा तो ये पानी की क्वालिटी क्या हो जाएगी? खराब। वाटर की क्वालिटी क्या होने लगेगी? खराब होने लगेगी। इससे बदबू भी आने लगेगी। तो एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, वाटर की क्वालिटी भी गिरेगी। यहां पर जो बायोडायवर्सिटी है वो भी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। आगे जीव जंतु मर सकते हैं, मानव भी इससे क्या हो सकता है? बीमार हो सकता है। हाँ या ना? इसमें वो प्रोसेस प्रोसेस भी लागू होता है बायोमैग्निफिकेशन का, आगे के आगे चला जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अब देखो, एक वाटर क्वालिटी गिरने का एक और कारण भी है कि जहां पर ये एल्गल ब्लूम होने लगता है, इस पूरे के पूरे जलीय निकाय में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसे हाइपोक्सिया की कंडीशन बोलते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो गई? कम हो गई। तो लेकिन ऑक्सीजन कम कैसे होगी, देखो इसको भी हमें देखना होगा। तो अगर मैं यहां बताऊं आपको कि ये पूरा का पूरा हमारा एक सिस्टम था, इसकी सरफेस पर इनकी संख्या क्या हो गई है? बहुत ज्यादा। कलर से बना, इनकी संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये पूरी सरफेस को क्या करेगा? कवर कर लेगा। जब पूरी सरफेस को कवर कर लेगा तो ये सन रेज इसके अंदर आगे तक नहीं जा पाएंगे। सन की, सूर्य की रेज को ब्लॉक कर देगा ये, कि सूर्य की रोशनी पानी के अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाएगी। अगर पानी के अंदर नहीं जाएगी तो यहां पर आपने सुना होगा सी ग्रासेस, सागरीय घासें। तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो यहां पर छोटे छोटे होते हैं, ऐसे घास के रूप में प्लांट्स होते हैं जो यहां लगे होते हैं। जब इनको सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो इनकी मृत्यु होने लगेगी। भाई सभी के सभी प्लांट क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश चाहिए उन्हें। लेकिन जब ये एल्गल ब्लूम जो है, इनकी संख्या इतनी हो गई कि ये सूर्य के प्रकाश को ब्लॉक कर देंगे। जब ब्लॉक कर देंगे तो ये छोटे छोटे जो प्लांट होंगे, सी ग्रासेस वगैरह, इनकी मृत्यु होने लगेगी, ये मर जाएंगी। अब जब ये मरेंगी तो इनका विघटन होगा, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्हें तोड़ देते हैं। सही है? तो जब वो बैक्टीरिया इनको तोड़ेंगे तो उसमें ये ऑक्सीजन का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे ऑक्सीजन का, कि इनको तोड़ने में, ये जो मरी हुई ग्रासेस है, जो डेड ग्रासेस हैं या प्लांट्स हैं, इनको डिकम्पोज करने में, इनको विघटित करने में बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज करेंगे। तो वो ऑक्सीजन कहां से लेंगे? इसी पानी में से लेंगे। तो जब इनको डिकम्पोज करेंगे तो इस पानी में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम। फिर देखो, फिर ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे, ये शैवाल थे, इनमें से भी तो कुछ मरेंगे। जब इनकी मृत्यु होगी तो ये भी क्या करेंगे? मर के तली पर आएंगे, यहां पर बॉटम पर पहुंच गए। तो इनका भी अब विघटन होगा।
जब इनका विघटन होगा तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन का यूज होगा, तो ऑक्सीजन की मात्रा और कम। सही कह रहा हूं कि जब हम प्रकाश पहुंचा नहीं तो ये मरे, इनका विघटन हुआ, इनमें से भी कुछ की डेथ होगी, क्योंकि नीचे वाले जो होंगे इनको भी तो प्रकाश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाले नीचे वाले तक प्रकाश आने ही नहीं देंगे। तो इनकी जब मृत्यु होगी तो इनका भी विघटन होगा, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई सबको? तो ऑक्सीजन लगातार क्या हो रही है, कम। अब देखो दूसरी बात, जब इसमें ऑक्सीजन कम होगी तो जो छोटी छोटी मछलियां उनकी भी मृत्यु होने लगेगी, क्योंकि वो उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए थी, अब ऑक्सीजन क्या हो गई, कम। तो छोटी छोटी मछलियां भी क्या होंगी, वो भी मरेंगी, और वो भी क्या आएंगी, इस तली पर आ जाएंगी, तो उनकी भी क्या होने लगेगी, उनका भी विघटन होने लगेगा, उसमें भी ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। तो लगातार क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की इसमें इस एल्गल ब्लूम की वजह से लगातार कमी होती जा रही है ऑक्सीजन की। सही है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो और मछलियां वो भी क्या होने लगेंगी, मरने लगेंगी। तो धीरे धीरे हो सकता है कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही इस झील का क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए, सभी मछलियां मर जाए। अगर ये क्या है, छोटी सी झील है, तो खासकर झील है तो ठीक है। और सागरीय भागों में देखो, इससे ऑक्सीजन की कमी हो गई। अगर सागरीय भागों में ऐसे ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्र बन जाते हैं तो उसे बोला जाता है डेड जोन। क्या कहते हैं उन्हें, डेड जोन। सागरों में ऐसे भाग जहां ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है उन्हें डेड जोन कहा जाता है। तो ये एल्गल ब्लूम सागरीय भागों में डेड जोन का भी निर्माण कर देंगे, आया ना? तो इंपैक्ट समझ में आ रहा है? तो इंपैक्ट इसका देखो क्या होगा, पूरा का पूरा अभी तक हमने पढ़ा कि वाटर की क्वालिटी कम हो रही है, यहां की बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है, यहां की फिशेस मर रही हैं, मानव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हो सकता है। जो इसके एल्गल ब्लूम की वजह से जो टॉक्सिन्स हैं वो आसपास की एयर को भी पॉल्यूट करेंगे, है ना? समुद्रों में डेड जोन बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके इंपैक्ट है। अब मैं इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करूं, आर्थिक प्रभाव क्या है। अब एक चीज बताओ कि जो सागर के भाग होंगे वहां पर अगर मछलियां वगैरह नहीं होंगी या वहां पानी से दुर्गंध आएगी तो कोई टूरिस्ट जाएगा वहां, टूरिज्म कोलैप्स हो जाएगा। डेड जोन बन जाएंगे, मतलब यहां पर कोई मछलियां वगैरह होंगी नहीं, तो कितने लोग अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए इस पे डिपेंड है, सागरों से मछलियां पकड़ने में। तो फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी, लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, बहुत सारे अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। तो इसका आर्थिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। डन है, समझ में आई बात? तो पर्यावरणीय प्रभाव भी है और आर्थिक प्रभाव भी है। डन। इसके बाद उपाय में क्या करेंगे, देखो उपाय में क्या कर सकते हैं, या तो आप सीवेज को जितना भी डाल रहे हो उसको क्या करो, ट्रीट करके डालो। सही है? आप न्यूट्रिएंट्स का एक तरह से मैनेजमेंट करो कि इसमें कम से कम पानी में न्यूट्रिएंट्स जाए। ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाओ। एयर पोल्यूशन को कम करने के प्रयास करो कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम रहे, CO2 का स्तर कम रहेगा तो इसमें भी CO2 का स्तर कम रहेगा। हाँ या ना बताओ? सही कह रहा हूं? तो ये सारे के सारे जो प्रयास हैं वो आप किस में कर सकते हो, वाटर पोल्यूशन को कम से कम करो। सही है? तो ये सारे प्रयास किस में आएंगे, इसको रोकने के उपायों में आएंगे। डन है? तो कुल मिला के हमें देखना क्या था कि सबसे पहले कि एल्गल ब्लूम है क्या, ये कलर ऐसा हुआ क्यों, तो हुआ किसकी वजह से, एल्गल ब्लूम की वजह से। इसे हम रेड टाइड भी कहते हैं। एल्गल ब्लूम क्या है या शैवाल प्रस्फुटन क्या है, कि छोटे छोटे जो शैवाल होते हैं उनकी संख्या का बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाना। बढ़ते क्यों है, नंबर एक मैंने आपको बता दिया किसकी वजह से, पोषक तत्वों की अधिकता से। पोषक तत्व कहां से आते हैं, शहरी क्षेत्रों में सीवेज से आ गए, ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण से आ गए, इसके अलावा कृषि से, पशुपालन से, इन सब से आएंगे। दूसरा एयर पोल्यूशन भी इसका एक कारण है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग, CO2 का स्तर बढ़ेगा, फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ जाएगी, शैवालों की संख्या बढ़ जाएगी। तीसरा मैंने आपको रीजन बताया कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, सी लेवल, सी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ेगा अगर तो क्या होगा, इनकी संख्या नेचुरली बढ़ेगी, वो इनके लिए अनुकूल है। दूसरा मिक्सिंग नहीं होगी तो भी इनकी संख्या बढ़ेगी, और चौथा क्या हो जाएगा, इनको वहां पर तैरने में और सब में आसानी रहती है, जिससे इनकी संख्या बढ़ जाएगी। और फिर ओशनिक करंट्स भी हैं जो कई बार क्या करती हैं, तट के पास सारे पोल्यूटेंट्स को इकट्ठा कर देती हैं। कुल मिला के उनका रोल क्या है कि तट के पास उन्होंने पोल्यूटेंट्स को या न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा कर दिया है, या गर्म जल को वो तट के पास ले आती हैं,
जिससे क्या होता है, इनकी ग्रोथ होने लगती है। प्रभाव हमने देख लिया कि टॉक्सिन्स होते हैं, सही है, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर की क्वालिटी गिर सकती है, मछलियां मर सकती हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, आर्थिक प्रभाव भी हमने देख लिया। तो ये इसका पूरा समराइज फॉर्म में है जो आपके न्यूज में था। तो आपसे पूछ सकता है यही वाला क्वेश्चन। डन है, कोई दिक्कत इसमें, सबको समझ में आ गया? चलो चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।